में अपना जो मिसलेनियस ऑफ सेकंड है एक्सरसाइज है वो उसके अपने 12 क्वेश्चन हो गए थे ना। तो अपन 13 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 4q+3 वेर q इज़ एनी इंटीजर। ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर बने लेट करते हैं और वो जो है वो अगर ओड है, ओड नंबर में है, ओड फॉर्म में है, तो वो 4q+1 या फिर 4q+3 की फॉर्म में होगा। तो आपको जो प्रूव करना उसमें देखो, आपको पता चल रहा है कि b की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो क्यों ना अपन इस पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे अपन इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो क्वेश्चन अपने पास q आया, रिमाइंडर अपने पास आ रहा है, ये अपन लेट करके चलते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें लेट करी है ना, ये जो मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है वो मैंने लैंग्वेज में लिखा है। देखो क्या लिखा है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइडेड बाई 4 देन वी गेट q एज ए क्वेश्चन एंड r एज ए रिमाइंडर। ठीक है, नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को अपन यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, अपने मैंने भी क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था a इज डिवाइडेड बाई 4 देन वी गेट q एज ए क्वेश्चन r एज ए रिमाइंडर। तो a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 4q+r। ठीक है, 4q+r, ये अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से लिख दिया। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे अपन ने 4 से डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया यानी जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट मोर देन 3 नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू अपन क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हो सकता है कि 4q आ जाए। जब आप 0 पुट करोगे, 0 पुट करें 4q+0 4q आता है। फिर आप 1 पुट करोगे तो 4q+1 बन जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4q+2 बन जाएगा, 3 पुट करोगे तो 4q+3 बन जाएगा। अब बात करते हैं ओड नंबर की, तो है ना, इंटीजर ओड होना चाहिए। तो ओड, इसमें ओड नंबर कौन कौन सा, ये ओड है और ये ओड है। तो अगर ये a है वो ओड होगा तब तो इस ये नंबर होंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और इवन का पूछता तो अपन ये लिख देते। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ओड है, तो ओड इंटीजर क्या होंगे, ओड इंटीजर इस फॉर्म में होंगे जो अपन यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 13। 12 अपने लास्ट वीडियो में हो गए थे, अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, इसमें गिवन है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। यानी आपको ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स वो इवन होता है। ठीक है, तो चलिए अपन लिखते हैं, लेट रिक्वायर्ड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर। जो हमें चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, एक तो x लेट कर लेते हैं। अगर x है तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया इससे नेक्स्ट वाला, तो इससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x+1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रोडक्ट करना मेन का। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर। तो इन जो गिवन इंटीजर का अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट x+1 हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इंटीजर है। इंटीजर जो है वो इवन है यानी 2 से डिविजिबल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसी इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, x=1 पुट करके चेक करेंगे। तो आप x=1 पुट करोगे, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर हो जाएगा 1 ब्रैकेट 1+1। यानी इसमें आप x जगह 1 पुट करोगे ना, 1 ब्रैकेट 1+1 ही बनेगा, जिसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इक्वेशन 1 में आप 2 पुट करो, x जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2+1 करोगे ना, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। ये देखिए 6 आ गया। ऐसे आप 3 पुट करके चेक कर लो, 4 पुट करके चेक कर लो, जितना आप पुट करके चेक करना चाहते हो कर लो, आंसर हमेशा इवन इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे जो डैश लगाया ना, इसका मतलब ये है कि आप चाहो इतने 2 कर सकते हो और 2 से सफिशिएंट है। आप 2 से ये बता सकते हो कि जो गिवन इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम एबो, यानी ऊपर से ये चीज़ प्रूव हो जाती है, इट इज़ प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये अपन प्रूव कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस, लेफ्ट रिमाइंडर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। यानी ये कहना चाह रहा है कि आप वो लार्जेस्ट नंबर जिससे आप इसको डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए वो, तो इसको डिवाइड करोगे तब तो रिमाइंडर बचना चाहिए 5, और इसको डिवाइड करो तब रिमाइंडर बचना चाहिए 7। तो वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से 5 माइनस करना होगा तो आपके पास आएगा 2048, और इसमें से 7 माइनस करना होगा तो आएगा 906। तो लार्जेस्ट नंबर बोला ना,
तो लार्जेस्ट नंबर बोला है और रिमाइंडर भी बच रहा है, तो जो रिमाइंडर बच रहा है इसमें कितना बच रहा था 5, तो वो अपन 5 माइनस कर देंगे, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था 7, तो 7 माइनस कर देंगे। तो जो ये नंबर है ना फिर वो डिविजिबल होने चाहिए उस नंबर से। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला वो लार्जेस्ट नंबर है ना हमें फाइंड करना, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज HCF ऑफ, HCF निकालना है, इसमें से 5 माइनस कर दो और इसमें से आप 7 माइनस कर दो, तो जो नंबर बनेंगे उनका हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके देखो प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ पे करके 2 की पावर 11 आ जाएगा, और इसके प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF आएगा, HCF आपको पता कैसे लेते हैं, नाम हाईएस्ट है लेकिन पावर अपन लेंगे लोवेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर देखिए 2 की पावर 11 और 2 की पावर 6 में लोवेस्ट पावर कौन सी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 आ जाएगा आपका, और 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इंटू 1 लिख सकते हो। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर ऊपर 0, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हो, उसका वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 6, इट मीन 64 आ जाएगा। यानी 64 ही वो नंबर है, वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे आप इसको और इसको डिवाइड करोगे ना, तो इसमें तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 5 और इसमें रिमाइंडर बचेगा 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है, एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, उनका HCF आपको गिवन इतना है ना, और फाइंड आपको करना है उनका LCM। ठीक है, 2 नंबर दे रखे हैं, उनका HCF दे रखा है, आपको LCM फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 2 नंबर दे रखे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, वो दोनों नंबर लेट करते हैं, फर्स्ट नंबर A है और सेकंड नंबर है वो B है, तो A इंटू B इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM हो जाएगा। अब देखिए HCF और LCM हमें दे रखा है इज इक्वल टू 9 इंटू LCM, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आया तो 9 टेबल से कटा ये 1 टाइम, और 9 टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा 34 टाइम, तो 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। ये लो आपका LCM आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है वो ध्यान से देखना, आपको लिखा हुआ है डिस्क्राइब वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपको ये डिस्क्राइब करना है कि ये नंबर और ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो है बट ये क्यों है ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं जैसे फर्स्ट वाला नंबर ले रहा हूँ, तो इसमें देखिए 2 टर्म, एक तो टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, है ना। आपको पता है टर्म का कैसे पता चलता है, टर्म को कौन सेपरेट करता है, या तो प्लस करता है या फिर माइनस करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ देखो प्लस यहाँ आ रहा है ना, तो एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, इन दोनों से आप 13 कॉमन निकालोगे, तो 13 कॉमन निकालोगे, यहाँ तो बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, 13 से डिवाइड करोगे ना आप इसे, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 11 बचेगा और ये डिवाइड हो गया, आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 13 इंटू 11 कितना होता है 77 प्लस 1, तो ये 78 हो गया। 78 इंटू 13, 78 इंटू 13 होता है 1014, 78 इंटू 13 कितना होता है 1014, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। अब देखिए बेटा ये जो नंबर है ना इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आया 1014, यानी 1014 है ना इज डिविजिबल बाई 13, वो 13 से डिविजिबल है। देखो ये फैक्टर देखो 13 इंटू 78 ही तो है, ये 13 से डिविजिबल है, 78 से डिविजिबल है, और 78 के जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा और ये अपने आप से भी डिविजिबल होगा। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो क्या लिखा, 1014 इज डिविजिबल बाई 13, 78 फैक्टर्स ऑफ 78 एंड इटसेल्फ ऑल्सो, यानी खुद से भी ये डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होता है वो क्या होता है, वो आपके होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि अपना जो नंबर है 1014 एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमें इस नंबर को भी कंपोजिट प्रूव करना, तो सेम कैलकुलेशन सेम मेथड। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 यहाँ पर और यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो जैसे 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 और प्लस 5 से 5 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 1008 और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 1009। 1009 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5045। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही लैंग्वेज लिखी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है यहाँ पे 5045 इज डिविजिबल बाई 5, 1009 मतलब 5 से डिविजिबल होगा, देखो 5 से डिविजिबल होगा, 109 से डिविजिबल होगा, और अगर 1009 के कोई फैक्टर है तो उससे भी डिविजिबल होगा और अपने आप से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो गिवन नंबर है वो क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद के अलावा किसी दूसरे टेबल से भी डिविजिबल हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
ये बात मैंने लिखी यहाँ पे, जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी थी वही लैंग्वेज मैंने यहाँ यूज़ करी है, तो सेम लैंग्वेज होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना आपको। क्वेश्चन ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होगा इसमें, ए रेक्टेंगुलर पोर्च इज ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन दे रखी है, तो लेंथ गिवन है और ये ब्रेथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी गिवन है 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल्स है ना, स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम डायमेंशन आर यूज टू कवर इट। ये जैसे मान लो रेक्टेंगुलर पोर्च मतलब बरामदा हो गया है ना कोई, ये कोई बरामदा है, इसकी लेंथ आपको बता रखी है, इसकी ब्रेथ आपको दे रखी है, और यहाँ पे आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ऐसे स्क्वायर टाइल्स है वो लगानी है इसको कवर करने के लिए, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल, तो बेटा मिनिमम से, मिनिमम वर्ड से सेंस निकलता है लोवेस्ट, लोवेस्ट इट मीन एलसीएम है ना। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे और गड़बड़ कर देंगे। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, देखो कैसे लॉजिकल क्वेश्चन कैसे, वो ध्यान से सुनना। आप इस पोर्च में एक तो छोटी छोटी टाइल लगाते हो, तो आपको पता नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी, ज़्यादा निकलेगी, और इसकी जगह बड़ी बड़ी टाइल लगाओगे, बड़ी बड़ी टाइल लगाते हो स्क्वायर टाइल, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी आप टाइल लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ टाइल मिनिमम नहीं हो जाएगी क्या, अगर टाइल की शेप बड़ी हो जाएगी, अगर टाइल की शेप बड़ी हो जाती है तो नंबर ऑफ टाइल्स वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना। और हमें यही काम करना है यहाँ पे कि हमें टाइल की शेप बढ़ानी है। शेप बढ़ाने का मतलब हो गया, स्क्वायर टाइल है तो उसकी स्क्वायर टाइल की शेप कब बढ़ेगी, जब उसकी जो साइड है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो साइड बड़ी होने का मतलब हो गया, अब ये डायमेंशन दे रखी है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में ये दोनों डिविजिबल जिससे हो, ये दोनों जिस नंबर से डिविजिबल हो उतनी साइड अपन इधर ले लेंगे। देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, उतना ही साइड इधर आ जाएगा और इधर ही इतना ही इधर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर टाइल बन जाएगा। मतलब ये है कि लेंथ और ब्रेथ का आपको 80 लेना है, और जो 80 आएगा ना वो क्या होगा, स्क्वायर टाइल की मैक्सिमम साइड आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्च ये है, जिसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें क्योंकि ये मीटर में था, सेंटीमीटर में था, सेम यूनिट में रखने के लिए सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, ये आ गया। और ऐसे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्च कितने हो जाएगा 12 मीटर, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना तो वापस ये आ जाएगा आपके दोनों का डायमेंशन, दोनों डायमेंशन अपने पास आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, सेंटीमीटर में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, मैक्सिमम साइड क्यों निकाल रहे हैं अपन स्क्वायर टाइल की, मैंने अभी आपको बताया था, ये पोर्च है तो इसमें मैक्सिमम लेंथ और ब्रेथ का मैक्सिमम ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो दोनों से, तो ये स्क्वायर टाइल बन जाएगा, तो मैक्सिमम साइड बन जाएगी और मैक्सिमम साइड से मैक्सिमम टाइल बन जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम एरिया वाला टाइल बन जाएगी। तो अब देखिए इन दोनों का अपन एचसीएफ निकालेंगे, तो जैसे आप एचसीएफ निकालोगे ना तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 24। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई है, इसका प्राइम फैक्टर हो गया ये और इसका प्राइम फैक्टर हो गया ये, है ना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम हाईएस्ट लेकिन पावर लेते हैं लोवेस्ट। तो 2 की पावर 3 ये अपने आंसर में आ जाएगा, 3 की पावर 1 ये अपने आंसर में आ जाएगा, 11, 5 और 13, 5 और 11 ये अपने आंसर में नहीं आएगा क्योंकि दोनों के अंदर नहीं है ना। तो इनकी जो मैक्सिमम लोवेस्ट पावर वो 0 होगी, लोवेस्ट पावर 0 लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, आंसर फाइनल आंसर 24 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है 24, ठीक है। तो मैक्सिमम साइड ऑफ स्क्वायर टाइल वो आपके पास आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, अपना टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्च अपॉन एरिया ऑफ सच टाइल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्च क्या होगा, रेक्टेंगुलर पोर्च है तो उसका एरिया क्या होगा, L/B होगा, है ना। और आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सच टाइल, तो टाइल का एरिया, टाइल आपको पता है स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो यानी L कितना आपके पास, देखते हैं अपन, लेंथ आपके पास कितनी थी आपको पता है 1872 थी, और ब्रेथ कितनी थी 1320 था, अपॉन में क्या है, अपॉन में 24 इंटू 24 मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना 12 की डबल से, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 टाइम, और इसको भी 12 की डबल से करोगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 टाइम, ठीक है। इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे अपन, है ना, 2 की डबल से कैलकुलेट करेंगे इसको 2 की डबल से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78, और ये हो जाएगा आपके पास 55, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4290। ये नंबर ऑफ टाइल्स है, ये नंबर ऑफ टाइल्स है,
मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स है जो उस रेक्टेंगुलर पोर्च के लिए हमें चाहिए होगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें कोई पोर्च है उसकी डायमेंशन दे रखी है और हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स है वो हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको सबसे पहले इसको चेंज करना होगा सेंटीमीटर में और इसको भी चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, फिर इन दोनों का निकालना होगा HCF। HCF क्यों निकाल रहे हैं मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्वायर टाइल है तो स्क्वायर टाइल का मतलब हो गया कि उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताना आपको जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो बड़े से बड़ा नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना दोनों का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये स्क्वायर टाइल हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ऐसी स्क्वायर टाइल कितनी लग सकती है तो वो अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाईएस्ट या मैक्सिमम साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल निकालना चाहते हो तो इन दोनों का आप निकालो HCF। तो आपने HCF निकाला 24 आया, साइड में देखो कैलकुलेशन करी हुई है, कैसे आया HCF आपको निकालना आता है और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी है कि HCF कैसे निकालते हैं। आगे देखिए, अब आपको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, आप पोर्च के एरिया को डिवाइड कर दो ये जो स्क्वायर टाइल है उसके एरिया से। तो रेक्टेंगुलर जो पोर्च है उसका एरिया हो गया L × B, लेंथ और विड्थ अपने को गिवन है, और एरिया ऑफ सच स्क्वायर टाइल लिख दो आप, यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, स्क्वायर वर्ड और ऐड कर दो, स्क्वायर टाइल्स है ना, स्क्वायर टाइल्स। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। साइड 24 आई थी तो 24 × 24, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करने पे आपके पास 4290 आपके पास आंसर आ जाएगा। और मुझे पता है सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 अपने ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखे, आपको सिर्फ ओरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। बेटा आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो आप 2.3 के अंदर बेटा ये करके आए हो, 2.3 के अंदर अपन ऐसे सारे क्वेश्चन करके आए हैं। इसको रेशनल प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको रेशनल लेट करोगे, A/B लेट करोगे अपोजिट में, फिर यहाँ से √2 की वैल्यू निकालोगे, तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, A/5B हो जाएगा। फिर आप बताओगे यहाँ पे A और B क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर से ये जो नंबर बना है वो क्या होगा, रेशनल होगा। अगर ये रेशनल होगा तो इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ, √2, वो भी रेशनल हो गया, जो इस फैक्ट का क्या कॉन्ट्राडिक्ट है कि ये एक इरेशनल नंबर। हमें पता है √2 इरेशनल होता है, लेकिन इस हिसाब से तो अपन ने जो लेट किया उस हिसाब से तो ये √2 क्या बन रहा है, रेशनल बन रहा है, जो कि जो फैक्ट है उसका क्या कॉन्ट्राडिक्ट है। तो कॉन्ट्राडिक्ट होने की वजह से अपन ये प्रूव कर देंगे, हम ये लिख देंगे कि इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जो अपन ने लेट किया था वो गलत था, और 5√2 है वो क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया। अपन ने क्या लेट किया था, अपन ने स्टार्टिंग में लेट किया था कि 5√2 है वो एक इरेशनल नंबर, सॉरी वो एक रेशनल नंबर, ये लेट किया था जो कि गलत था। फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि जो 5√2 जो है वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। आप पीछे 2.3 के वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, डाला हुआ है ना यूट्यूब पे, आप देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो ये 2.4 वाला जो वीडियो है ना वो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या बता रखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो ये देखिए, ये P/Q कोई रेशनल नंबर था और इसके डेसिमल एक्सपेंशन था जो था 3, 4.12345, यानी टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब आता है, जब आपको पता है Q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है, तभी आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आने का मतलब ये हो गया कि ये जो Q है ना उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। इस वजह से ये क्या हुआ, ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में आप क्या कहोगे, आप ये बोलोगे कि हेयर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। ये अपन कहना चाहेंगे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में। अब देखो नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं। ये देखिए ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल दो, रिक्यूरिंग बोल दो, एक ही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग में क्या होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता जो आपका P/Q होता है, Q के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होते हैं, इस फॉर्म में नहीं होते हैं। इस वजह से अपन बताएंगे कि ये जो Q है ना, इसका जो डिनोमिनेटर जो होगा ना उसके प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग आया है, ठीक है। तो ये आपके हो जाता है सेकंड चैप्टर कंप्लीट। सेकंड चैप्टर था उसकी मिसलेनियस आज अपन ने कंप्लीट कर ली है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट है। अब आपके कोई भी डाउट हो
चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे पूरे सेकंड चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए और वहाँ पे अपना डाउट है वो बताइए, या फिर अभी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें आप देख लेना, उसमें आप बता देना। ठीक है, अब आप ये वीडियो देखो, उसके बाद में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में।